हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं और उसके अकॉर्डिंग ये हमारा टॉपिक नंबर 11 है। इसको मैंने पार्ट 1 नाम दिया है। देखिए, इस टॉपिक के अंदर हम है ना, बच्चे जो स्पेशल चिल्ड्रन है ना, उनकी नीड्स के बारे में, उनको पढ़ने में किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी उनकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी हो गया था, क्योंकि देखिए, टॉपिक लेंदी करने का भी फ़ायदा नहीं है और टॉपिक को छोटा करने का भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना? बात ये है कि वो एग्ज़ाम में आता है या नहीं आता है, या आप किस तरह से चीज़ों को करवाते हैं, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कुछ भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जब साइकोलॉजी का एग्ज़ाम दें, या जब आप एग्ज़ाम देख के आएंगे ना, तो आप 30 में से 30 लें। तो मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने इसको लेंदी होने के कारण 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि आप आराम से इस चीज़ को समझ सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस टाइम पर मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में या फिर यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आपको आज ही आफ्टरनून के अंदर मिल जाएगा। ठीक है? तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की जो ज़रूरतें हैं ना, उनको समझना। विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज, उनको सीखने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको जानना। और स्पेशल चिल्ड्रन, यानी किस किस टाइप के बच्चे होते हैं, उनको सीखने में किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती है, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है? देखिए, डिसेबल्ड स्टूडेंट। देखो, मैंने डिसेबिलिटी के बारे में आपको बताया था। अब डिसेबिलिटी क्या होती है? ठीक है, मैंने आपको बताया था डिसेबिलिटी है ना, एक जर्नल टर्म है। और इसके अंदर क्या होता है, बच्चा होता है ना, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, उनसे थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है ना? ये बच्चा है ना, अपने जो डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं ना, उनको करने में क्या करता है, डिफिकल्टी महसूस करता है। जो नॉर्मल बच्चे अपने डेली रूटीन की चीज़ें कर लेते हैं ना, भाई सुबह से शाम तक बच्चे 100 तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो जो डिसेबल्ड बच्चा होता है ना, वो उन एक्टिविटीज़ को करने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी महसूस करता है। तो हर वो बच्चा जो अपनी डेली रूटीन की चीज़ें नहीं कर पाता है ना, या उनको करने में डिफिकल्टी महसूस करता है ना, तो वो बच्चा कहलाता है डिसेबल्ड बच्चा। ठीक है? डिसेबल्ड चाइल्ड या स्टूडेंट। ठीक है? तो देखिए, पढ़ते हैं। डिसेबल्ड स्टूडेंट या डिसेबल्ड चाइल्ड। ठीक है? ये होता क्या है? देखिए, डिसेबिलिटी है ना, एक जर्नल टर्म है, जिसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने किया था। ठीक है? किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने किया था। और इन्होंने बताया कि बच्चे हैं ना, अलग अलग तरह से डिसेबल्ड हो सकते हैं। ठीक है? यानी कि उन्हें, उनके अंदर जो डिसेबिलिटी है वो अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे, भाई किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को सुन नहीं सकता वो आराम से अच्छे से। किसी को देखने में प्रॉब्लम है, विजुअल प्रॉब्लम है। किसी को बोलने में प्रॉब्लम है। तो यानी कि डिसेबिलिटी है ना, अलग अलग तरह की होती हैं। भाई हम बोलते हैं ना, 100 तरह की बीमारी हैं, पता नहीं किसको कौन सी बीमारी है। तो वही चीज़ें हैं, डिसेबिलिटी है ना, अलग अलग तरह की होती है, और वो बच्चों में अलग अलग तरह से ही मिलती है। ठीक है ना? आगे देखिए, जो सैमुअल क्रिक है ना, उन्होंने एक बुक लिखी है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यानी कि कुछ अलग बच्चे, स्पेशल चिल्ड्रन। ठीक है ना? तो इस बुक को किसने लिखा है? सैमुअल क्रिक ने। देखिए आगे देखते हैं। अब मैंने बात की है आपके सामने लर्निंग डिफिकल्टीज की। इसको बोलते हैं अधिगम अक्षमताएं, यानी कि बच्चे को सीखने में किन किन चीजों के अंदर प्रॉब्लम आती है, और फिर वो कौन सी डिसेबिलिटी है जिन्हें हम लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है? देखिए, it is the hidden invisible disability which cannot be identified until a child enters the formal school। ठीक है? यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है, जो ये डिसेबिलिटी है ना, ये हिडन होती है, इसको आप नहीं देख सकते। ये इनविजिबल होती है, ये आपको दिखेगी ही नहीं जब तक कि बच्चा नॉर्मल या फॉर्मल स्कूल के अंदर न जाए। ठीक है? यानी कि ये डिसेबिलिटी ऐसी होती है, जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा ना, आप इन्हें पहचान ही नहीं सकते हो। तो इस टाइप की जो डिसेबिलिटी होती है ना, उनको बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है? वो आपको आगे समझ में आ जाएगा कि भाई ये ऐसी क्यों है, इनको हम क्यों नहीं पहचान पाते। जब आप आगे पढ़ोगे ना, तो आ जाएगा। अभी आगे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। आप जस्ट इतना याद रखिए कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी हो ना, तो ये हिडन होती हैं, इन्हें जल्दी से आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता। एटलीस्ट तब तक तो नहीं कर सकते जब तक कि बच्चा स्कूल में न जाने लगे। ठीक है? अब देखिए आगे इनके बारे में।
जो लर्निंग डिफिकल्टी होती है ना, ये वेरिएबल होती हैं, ये वेरिएबल होती है। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज होता रहे, जो कभी भी फिक्स ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, वो वेरिएबल होती हैं, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि ये लाइफ टाइम रहेंगी। ये जैसे जैसे बच्चे की एज इंक्रीज होगी ना, या जैसे जैसे बच्चा आगे की क्लासेस में होता जाएगा, उसका टाइम स्पेंड होगा, तो ये डिसेबिलिटी है ना, ये कहीं ना कहीं अपने आप क्या होने लगती है, ठीक होने लगती हैं। तो आप इस बात को याद रखना, जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है ना, वो वेरिएबल होती है। ठीक है, आगे देखिए, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो किसी को भी हो सकती है, यानी कि हर तरह के बच्चे को हो सकती है। जैसे गिफ्टेड चाइल्ड, अब हम गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं तो हमारे माइंड में आता है यार गिफ्टेड का मतलब तो ये ऐसा हो गया कि उसमें कुछ खास है, उस बच्चे को कुछ गिफ्ट मिला है। ठीक है ना, तो वो डिसेबल कैसे हो सकता है, उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी कैसे आ सकती है। देखिए, हम लोग हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में खुद बोलते हैं, अब भगवान जब कुछ अच्छा देता है ना, या भगवान जब कुछ कमी छोड़ता है ना, तो वो कुछ अच्छा भी उसके अंदर देता है। जैसे कोई बच्चा आंखों से देख नहीं सकता, तो उसकी जो मेमोरी पावर है ना वो बहुत अच्छी मिलेगी, या वो बहुत अच्छा पोएट मिलेगा, या उसकी जो वॉइस है वो इतनी अच्छी मिलेगी कि वो एक अच्छा गायक मिलेगा, एक सिंगर बनेगा। ठीक है ना, तो हम ये चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में खुद बोलते हैं। अगर भगवान अगर कुछ छीनते हैं ना तो बहुत अच्छा कुछ देता भी है। ठीक है, तो गिफ्टेड चाइल्ड भी इसी तरह होते हैं, भाई वो किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर गिफ्टेड होते हैं, तो उसके साथ साथ उनके अंदर क्या मिलती है, डिसेबिलिटी भी मिल सकती है ना। तो ये बोल रहा है जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ना वो किसी को भी हो सकती है, वो ऐसा नहीं है कि भाई गिफ्टेड बच्चा है तो उसको नहीं होगी। ठीक है, वो एक नॉर्मल बच्चे को, हर तरह के बच्चे को हो सकती है लर्निंग डिसेबिलिटी। आगे देखिए, अब ये होती कैसे है। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, वो मेनली किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। इस चीज को आप याद रखना, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो किससे रिलेटेड होती है, ब्रेन से रिलेटेड होती है। जो ब्रेन्स के अंदर देखिए, आपको पता है ब्रेन्स के काफी हिस्से होते हैं, काफी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है ना, अगर ब्रेन का कोई भी एक पार्ट है ना, अगर वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है, ठीक है, या फिर एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी रीजन से बच्चे का अगर माइंड या ब्रेन का कोई भी हिस्सा अगर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ ना, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसको साथ में न्यूरोलॉजिकल, क्योंकि न्यूरो का मतलब क्या होता है, आपके ब्रेन की जो नसें हैं ना उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो इसको न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, यह टाइम के साथ साथ क्या हो जाती है, अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी ब्रेन से रिलेटेड है, और इसके लिए देखिए आप याद रखिए, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं आती है। भाई देखो, बच्चे का एक जो पार्ट है ना ब्रेन का, वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, वो धीरे धीरे अपने आप डेवलप हो जाएगा। ठीक है, बच्चे का कोई दिमाग खराब थोड़ी ना, बच्चा कोई पागल थोड़ी ना है कि आप उसके लिए उसको दवाई दिलाओगे। देखिए आप खुद सोचिए, जब बच्चा छोटा होता है, वो अच्छे से नहीं बोल पा रहा, तो आपके माइंड में आता है यार छोटे बच्चे सभी ऐसे ही बोलते हैं। आप ऐसा थोड़ी ना करोगे कि जाओगे और उसको डॉक्टर के पास बैठा दोगे, भाई मेरा बच्चा अच्छे से नहीं बोल पा रहा। भाई अभी बच्चा छोटा है, जब छोटा बच्चा होता है ना तो हर बच्चा तोतलाक कर बोलता है, क्लियरली नहीं बोल पाता। समझ रहे हो ना आप, तो इसी तरह ये है, भाई ब्रेन उसका कोई खराब थोड़ी ना है, उसके दिमाग में कोई बीमारी थोड़ी ना है, बस उसका एक जो पार्ट है ना वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे हो जाएगा और बच्चा क्या होगा, ठीक हो जाएगा। भाई तभी तो हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे, अब टाइम के साथ है ना ये प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाती है, इसलिए तो लिख रहे हैं हम। क्यों, क्योंकि जो डेवलप नहीं हुआ है ना वो पार्ट, वो धीरे धीरे अपने आप डेवलप हो जाएगा। किसी का जल्दी होता है, किसी का लेट होता है। ठीक है ना, तो देखिए आगे, लर्निंग डिसेबिलिटी ब्रेन से रिलेटेड है, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है, क्योंकि बच्चे का दिमाग थोड़ी ना खराब है। ठीक है, बस उसका एक जो हिस्सा है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, तो इन सभी को डेवलपमेंट डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी को मैंने आपको क्या बताया, भाई न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी भी बोलते हैं, इनको डेवलपमेंट डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे का डेवलप नहीं हुआ ब्रेन का पार्ट, तो इसलिए क्या बोल देते हैं, डेवलपमेंट डिसऑर्डर भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि विशेषताएं, आप कैसे पता लगाओगे कि भाई इस बच्चे को क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। देखिए वो बच्चा क्या करेगा, फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज वर्क एंड इज ऑफन लेट इन सबमिटिंग क्लास वर्क। यानी इस तरह का जो बच्चा होगा ना, वो अपने काम को है ना अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा, वो एक अच्छे से अपना शेड्यूल, अपना एक टाइम टेबल नहीं बना पाएगा, और जो उसका जो क्लास वर्क होगा ना, जो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है उसको भी वो सही टाइम पे सबमिट नहीं करवाएगा। ठीक है ना, क्यों नहीं करवाएगा, भाई दो रीजन हो सकते हैं, या तो बच्चा लापरवाह है, या फिर बच्चे को क्या है, प्रॉब्लम है उस चीज़ को करने में, उसको अच्छे से समझ में नहीं आई है, उसको लर्निंग डिफिकल्टी है या लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है ना, नेक्स्ट, सीम्स डल एंड स्लो इन रेस्पोंडिंग टू अदर्स, वो क्या करेगा,
दूसरों को जब बच्चे एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो हम बोल देते हैं ना, यार ये बच्चा है ना थोड़ा सा आलसी है, ये बच्चा खुलकर नहीं बोलता, ठीक है, चुप चुप रहता है, उदास सा रहता है, सैड रहता है, ठीक है ना, तो हम आलसी बोल देते हैं, या डल है बच्चा, स्लो है बच्चा, ठीक है। तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, वो डल एंड स्लो होते हैं, वो दूसरों को अच्छे से रिप्लाई नहीं करते, जो रेस्पॉन्ड करते हैं ना वो अच्छे से या क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कैन नॉट करेक्टली रिकॉल ओरल इंस्ट्रक्शन व्हेन आस्क्ड टू रिपीट देम। जब उनसे बोला जाता है ना किसी भी चीज़ को रिपीट करने के लिए, ठीक है, रिकॉल करने के लिए, तो वो उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, अच्छे से करेक्टली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हम लर्निंग डिसेबिलिटी की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, उसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं, अब कैसे हम बच्चे को पहचानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, डज नॉट सीम टू लिसन और टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन गिवन एट होम और इन द क्लास, ठीक है। वह क्या करेगा, अगर जब उस बच्चे को घर के अंदर या क्लास के अंदर जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है ना, अगर आपको ऐसे करना है, ठीक है, तो वो अच्छे से नहीं सुनेगा, और अगर सुन लेता है तो उसको समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। आपने मूवी देखी है तारे जमी पर, जो आमिर खान की मूवी है, जिसके अंदर जो डिसलेक्सिया जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताया गया है, पढ़ने की जो प्रॉब्लम है ना उसके बारे में डिस्कशन किया गया है तारे जमी पर मूवी में। आप देखना उस मूवी को, आमिर खान की मूवी है, आपको यूट्यूब के अंदर भी फ्री में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप उस मूवी को देख कर देखना, तो वहां पे यही चीज समझाई गई है। अब बच्चा है ना कुछ चीजें जानबूझकर नहीं करता है, हम क्या करते हैं, जब बच्चा समझ नहीं पाता है ना, या हम उसको पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो जब वो गलती करता है ना पढ़ने के अंदर या लिखने के अंदर, तो हम उसकी पिटाई करने लगते हैं, हम बोलते हैं तेरे को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ, बार बार एक ही चीज को मैं समझा रहा हूँ और आप समझ नहीं पा रहे हो। तो आप उसकी क्या करते हो, आप गुस्सा होते हो, उसकी पिटाई करते हो। तो उस मूवी के अंदर यही चीज समझाई गई है। अब बच्चे जो होते हैं ना, उनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, तो आपको बच्चे को डांट लगाने की जरूरत नहीं है, आप पहले उसकी प्रॉब्लम को समझिए कि उसको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप उस मूवी को देखें, ठीक है। अब देखिए, तो बच्चा क्या करता है ना, जो बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ना, तो या तो वो अच्छे से सुन नहीं पाएगा, या फिर अगर सुन लेता है तो उनको समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे के साथ। नेक्स्ट देखिए, वाइल रीडिंग मिसिस आउट लाइन्स और रीड दैम ट्वाइस। देखिए क्या करता है बच्चा, जब बच्चे को पढ़ने को बोला जाता है ना, आपने बच्चे को क्लास के अंदर क्या बोला, भाई आपको ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना, होता है ना। अब जब हम बोल बोल के बच्चों से पढ़वाते हैं छोटी क्लासेस के अंदर, ठीक है, तो क्या करेगा, लाइंस को बीच में छोड़ देगा, या एक ही लाइन को दोबारा पढ़ देगा, ठीक है ना। ऐसा वो एक आधी बार हो ना तो ठीक है, अगर एक आध बार होता है तब तो ठीक है, लेकिन इसी चीज को अगर बार बार बच्चा रिपीट करता है ना, तो इसका मतलब है उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। वो लाइंस को बीच में छोड़ देता है पढ़ते टाइम, या फिर एक ही लाइन को बार बार पढ़ने लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, फाइंड डिफिकल्टी इन सिंथेसाइजिंग ए वर्ड आफ्टर स्पेलिंग इट्स कंपोनेंट लेटर्स। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है, जैसे बच्चे ने बैग है ना, तो वो कंप्लीट बैग नहीं बोल पाएगा एक साथ, बैग या बैग वो कभी नहीं बोल पाएगा, वो बैग इस तरह से बोलेगा, यानी कि कंप्लीट वर्ड को वो एक साथ नहीं बोल पाएगा, उसको टुकड़ों में करके बोलेगा बच्चा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। आगे देखिए, रीड्स वर्ड्स बैकवर्ड, यानी बच्चा बच्चा जो है ना, वो जो वर्ड्स है ना, शब्द है ना, उनको उल्टा पढ़ेगा। जैसे ओन को वो नो पढ़ेगा, ओन है वो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन वो इसको नो पढ़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना डिसलेक्सिया, जो आपकी पढ़ने से रिलेटेड होती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम इन चीज़ों के बारे में, यहाँ पे मैं फिलहाल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ लर्निंग डिसेबिलिटी किस किस टाइप की होती है, या बच्चा क्या क्या किस किस तरह से डिसेबल हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे वो क्या करेगा, सा है ना, सा को वो वाज पढ़ेगा, यानी कि वर्ड्स को उल्टा कर देता है वो, SAWWAS वो उल्टा स्टार्ट कर देता है वर्ड्स को पढ़ना, ठीक है। आगे है मिस रीड्स नंबर, यानी कि नंबर है ना उनको गलत पड़ेगा, जैसे उसको 6 है ना वो 9 नजर आएगा, 3 है ना उसको 8 नजर आएगा, भाई ये 3 है, तो इस 3 को वो क्या करेगा, इसको ऐसे मिला देगा और इसको ऐसे मिला देगा, ठीक है। तो 3 उसको क्या नजर आएगा, 8 नजर आएगा। 6 है, 6 को वो 9 पड़ेगा, वो सोचेगा यार 6 है वो भी ऐसे बनता है, बस हमने क्या किया है 6 को उल्टा करके रख दिया। तो इस टाइप की सोच रखता है वो, ठीक है। तो ये होती है लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। आगे देखिए, राइट्स लेटर इन रॉन्ग ऑर्डर, वो क्या करेगा, जो लेटर्स होते हैं ना उनको रॉन्ग, वो क्या करेगा, जो लेटर्स होते हैं ना उनको रॉन्ग ऑर्डर के अंदर लिखेगा। जैसे टाइम को क्या करेगा, वो आइटम समझेगा, या उसको टाइम क्या दिखेगा, आइटम दिखेगा, ठीक है। राम को क्या दिखेगा, MAR, यानी राम को क्या समझेगा, वो MAR पढ़ेगा, ठीक है। जैसे रिवर्स लेटर हो गए, बी है ना बी, बी उसको या तो पी लगेगा,
या फिर क्या लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप की डिसेबिलिटीज होते हैं बच्चे के अंदर, ठीक है। बच्चे की गलती नहीं होती है, आपको ये सब चीज समझने की जरूरत है, अगर एक्चुअल में उसको इस टाइप की प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अब मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी किन किन टाइप्स की डिसेबिलिटीज होती हैं, ये मैंने ऊपर करेक्टरिस्टिक्स बता दी। अगर बच्चा है ना, अगर इस टाइप की चीजें कर रहा है ना, या इस तरह से वो बिहेव कर रहा है ना, तो यानी उसको क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है। और बार बार वो इन चीजों को अगर दोहरा रहा है तब तो डिसेबिलिटी है ही उसको, ठीक है ना। अब देखिए टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती हैं, उनके टाइप्स बता रखे हैं। देखिए सबसे पहले है ओरल लैंग्वेज डिसेबिलिटी। लैंग्वेज यानी भाषा, ओरल यानी बोलना, ठीक है, यानी बोलकर, यानी कि उसको क्या है, बोलने में प्रॉब्लम है, भाषा की प्रॉब्लम है उसको, लैंग्वेज की दिक्कत है उसको। जैसे इसके अंदर कौन कौन सी आती है, एक आती है डिस्फेजिया, ठीक है, एक बोलते हैं अफेजिया, दोनों एक तरह से ये एक ही है, ठीक है ना। डिस्फेजिया और अफेजिया आपको याद रखनी है, अगर एग्जाम के अंदर वो पूछ लेगा ना, अगर डिस्फेजिया है वो किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको ये पता होना चाहिए वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। अफेजिया है वो किससे रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। आगे है रीडिंग डिसेबिलिटीज, यानी कि आपकी पढ़ने से रिलेटेड। अब इसके अंदर कौन कौन सी आती है, एक तो आती है डिसलेक्सिया, ठीक है, और एक आती है अलेक्सिया। तो आपको ये चीज याद रखनी है, एग्जाम के अंदर डिसलेक्सिया ही आती है, लेकिन आपको दोनों याद रखनी है। अगर जो डिसलेक्सिया है और जो अलेक्सिया है वो किससे रिलेटेड है, रीडिंग डिसेबिलिटीज है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है राइटिंग डिसेबिलिटीज। राइटिंग के अंदर आता है डिस्ग्राफिया, ठीक है। ग्राफ, ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ को मतलब आप होता है, आप ग्राफ को ड्रा करते हैं ना, आप कोई भी ग्राफ बना रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, उसको ड्रा करते हो ना ग्राफ को, है ना। तो आप ये याद करने का मैं आपको बता रहा हूं डिस्ग्राफिया। ग्राफिया यानी आप ग्राफ को क्या करते हो, रिटर्न करते हो, उसको लिखते हो, ग्राफ को आप बनाते हो। तो डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड हो गई, आपकी राइटिंग से रिलेटेड हो गई, ठीक है। इसी तरह देखिए स्पेलिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी अर्थमेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे स्पेलिंग प्रॉब्लम्स का मतलब आप स्पेलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। इसी तरह आपको अर्थमेटिक की डिसेबिलिटीज है, यानी कि अर्थमेटिक यानी मैथ्स। डिसकैलकुलिया आप इससे भी समझ सकते हो, कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन। बच्चा जो है ना वो बेसिक जो कैलकुलेशन है ना उनको नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो आप, तो इसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया, बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा बच्चा, प्लस माइनस इस टाइप की चीजें, ठीक है, इसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। इनके बारे में आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इस टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है। आगे देखिए, देखिए सबसे पहले है डिसलेक्सिया, जो मैंने अभी आपको ये टाइप्स बताए ना, अब इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिसलेक्सिया यानी कि पठन विकार, यानी कि आपको किस में प्रॉब्लम है, पढ़ने में प्रॉब्लम है, आप चीजों को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे किससे रिलेटेड होती है, ये रीडिंग से रिलेटेड होते हैं, रीडिंग यानी पढ़ना आपका, ठीक है, उससे रिलेटेड होती है ये। अब देखिए यानी कि क्या है, आपको पढ़ने का दोष है, यह पढ़ने से जुड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। जो बच्चों के अंदर क्या मिलती है, सबसे ज्यादा मिलती है, ठीक है। देखो आपको पता है जब छोटा बच्चा होता है ना, तो हम सब बोल देते हैं यार इसको है ना, पढ़ता है ना तो थोड़ा रुक रुक के पढ़ता है। बच्चे क्या करते हैं, शब्दों को जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे, तो वो जब छोटे होते हैं ना तो ऐसा करते हैं, हर बच्चा करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं ना, तो मैक्सिमम बच्चों की ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाती है। अगर किसी बच्चे की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, तब होता है कि भाई इसको क्या है, इस बच्चे को डिसलेक्सिया है, क्योंकि हर छोटा बच्चा ऐसे ही पढ़ता है, रुक रुक के ही पढ़ता है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, अगर डिसलेक्सिया के अंदर बच्चा क्या करेगा, 6 को क्या पढ़ेगा, 9 पढ़ेगा। उसको 6 है ना, वो सोचेगा ये जो 6 है ना ये बस उल्टा करके रखा है, तो ये 6 ही तो है। तो वो 6 को क्या पढ़ेगा, 9 पढ़ेगा। 6 और 9 के अंदर हमेशा कंफ्यूज रहेगा, 9 को क्या पढ़ेगा, 6 पढ़ेगा, ठीक है। वो किस में कंफ्यूज होगा, वो वाज या सा के अंदर प्रॉब्लम होगी उसको, क्योंकि ये दोनों सेम वर्ड से बने हैं। तो वो क्या करेगा, इनको उल्टा करने की कोशिश करेगा, वाज को क्या पढ़ेगा, वो सा पढ़ेगा, ठीक है ना। 3 है, 3 को वो ई पढ़ेगा। अब देखिए हम 3 को ऐसे लिखते हैं और ई को क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो 3 और ई के अंदर कंफ्यूज रहेगा, अगर ये 3 है या ई है। ई को वो 3 समझेगा और 3 को क्या करेगा, ई करेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम होती है डिसलेक्सिया के अंदर। अब आगे देखिए, जो ये डिसलेक्सिया है ना, ये ब्रेन के डेवलपमेंट से जुड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। किससे, देखो हमने ऊपर भी बात की थी, जो लर्निंग डिफिकल्टीज होती है ना, या जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है ना, वो किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। ये चीज हमने ऊपर भी पढ़ी थी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे ये बोल रहा है, जो डिसलेक्सिया है, क्यों,
डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी ही तो है, तो ये भी किससे रिलेटेड होगी? आपकी ब्रेन से रिलेटेड होगी। तो यह भी किससे रिलेटेड है? ब्रेन के डेवलपमेंट से जुड़ी एक प्रॉब्लम है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ना, यानी कि जैसे जैसे उसकी एज इंक्रीज होगी या टाइम स्पेंड होगा, तो उसकी यह प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे बच्चे का ब्रेन डेवलप हुआ, यह प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। अब आगे देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो 60% बच्चे, मैंने आपको बताया ना, मैक्सिमम बच्चे ये प्रॉब्लम शो करते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं और बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं ना, यह प्रॉब्लम क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। अब आप एक चीज और समझिए, ठीक है, जो डिसलेक्सिया है ना, उसका संबंध कभी भी सक्सेस के साथ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। आप ये सोचो कि भाई हमारा बच्चा तो बेकार है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे कैसे कर पाएगा? देखिए, सक्सेस होने के काफी फील्ड है। जरूरी नहीं है, आप अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जरूरी नहीं है जिस इंसान को सब कुछ आता है तो वो एक अच्छा टीचर हो सकता है। टीचर का मतलब होता है आपका पढ़ाने का तरीका, आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चों की वो चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है। मैंने अपनी लाइफ में भी काफी ऐसे टीचर देखे हैं, ठीक है, मैं पढ़ा भी हूँ, जो जिन्होंने पीएचडी तक कर रखी है, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो बच्चों को सही तरीके से समझा नहीं पाते। हमेशा मैं कंफ्यूज होता था, अक्सर ये कैसे क्या कर दिया, तो बोलते यार ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो सबको पता होती है। भाई जरूरी नहीं है वो चीज़ हर किसी को पता हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, जरूरी नहीं है कि अगर किसी इंसान ने पीएचडी कर रखी है टीचिंग लाइन के अंदर, उसने बहुत हाई लेवल की एजुकेशन ले ली, तो जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा टीचर हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि भाई किसी इंसान ने या किसी व्यक्ति ने एक नॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट कर रखी है और वो एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता। क्योंकि टीचिंग का रिलेशन है ना, वो आपकी नॉलेज से है और आपके पढ़ाने के तरीके से है। तो आप नॉलेज तो ठीक है, आप अच्छी डिग्री लोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको उस फील्ड में नॉलेज तो आ गई, लेकिन आप वो पढ़ाने का जो तरीका है वो कहाँ से लेके आओगे? ठीक है ना। तो इसलिए इसने बोला है जो डिसलेक्सिया है ना, जो उसको अगर उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में और कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल है टॉम क्रूज। भाई मैं तो इनको जानता हूँ क्योंकि मेरे को हॉलीवुड मूवियाँ पसंद है, जो फाइट की मूवी होती है ना मैं देखता हूँ, ठीक है। तो जो टॉम क्रूज है ना, वो एक हॉलीवुड एक्टर है, और आपको बताऊं ना, ये हाईएस्ट पेड एक्टर है, यानी कि सबसे ज्यादा पेमेंट लेता है ये मूवीज के लिए, ठीक है। इसको भी यह प्रॉब्लम थी डिसलेक्सिया की, लेकिन देख लो उसकी लाइफ में या उसके सक्सेस के अंदर इस चीज ने प्रॉब्लम क्रिएट की नहीं की ना। वो हाईएस्ट पेड एक्टर है, सबसे ज्यादा पेमेंट लेता है मूवीज बनाते टाइम, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, तो इसलिए बोला है जो डिसलेक्सिया है ना, वो सक्सेस के अंदर कभी भी बाधक नहीं होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, डिसग्राफिया। अब डिसग्राफिया का मतलब क्या है, मैं आपको बता चुका हूं। ग्राफ यानी ग्राफ आप ड्रा कर रहे हो, डिसग्राफिया ड्रा मतलब रिटर्न कर रहे हो, आप उस चीज को लिख रहे हो। तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो डिसग्राफिया है वो किससे रिलेटेड हो गया? आपकी राइटिंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी होगी। मैंने यहाँ पे हिंट लिख दिया याद करने के लिए, ड्रा करना यानी कि लिखना, उस चीज को रिटर्न करना, ठीक है। तो जो डिसग्राफिया किससे रिलेटेड हो गई? आपकी रिटर्न से रिलेटेड हो गई, यानी कि राइटिंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी है ये। और यह भी क्या है? यह भी ब्रेन से रिलेटेड डिसेबिलिटी है, जिसमें बच्चा जो है ना, वो चाहता है कि मैं अच्छे से लिखूं, मैं क्लियरली और साफ साफ लिखूं, लेकिन बच्चा नहीं लिख पाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है ना, उसका कोई एक हिस्सा क्या रह गया, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। अब देखिए, इसका भी क्या है, इसका भी सक्सेस से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। ये लोग भी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। जैसे वो क्या करेगा, भाई हाथ से लिखने में प्रॉब्लम है ना, टाइपराइटर से तो नहीं है ना, वो किसका यूज करेगा? टाइपराइटर का यूज करेगा, व्हाट्सएप का यूज करेगा, यानी कि मैसेज लिखना है ना उसको, समझ रहे हो आप। तो लिखते हम पेन से हैं, तो हो सकता है उसको पेन से लिखने में प्रॉब्लम है रिटर्न में, लेकिन टाइपराइटर से तो वो लिख सकता है ना। तो इसलिए बोलते हैं इनका सक्सेस के अंदर कोई रोल नहीं होता। आप कभी भी ये मत सोचिए कि भाई मेरे बच्चे को अगर लिखने में प्रॉब्लम है तो वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। या मेरे बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है तो वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है डिसकैलकुलिया। अब देखो, कैलकुलिया से आप समझ गए। देखिए, कैलकुलिया से आप समझ गए कैलकुलेशन, यानी कि बेसिक कैलकुलेशन बच्चा नहीं कर पाएगा, उसे प्लस माइनस में दिक्कत आएगी। देखिए, छोटा बच्चा होता है ना, वो तो हर कोई करता है। आपने कभी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा, जब हम बस में जा रहे हैं, तो हम जब किराया देते हैं बस वाले को, तो उस टाइम भी हम एक बार है ना अपने माइंड माइंड में दोबारा हिसाब लगाते हैं, ठीक है, इसने मेरे को इतने दिए थे। क्योंकि कई बार वो क्या करते हैं, वो मांग लेते हैं, भाई 70 रुपये किराया है, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है ना, वो जो चेंज होता है ना, चेंज के चक्कर के अंदर वो ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है ना। वो आपको 20 रुपये अगर आपके पास अलग से नहीं है ना, तो वो 50 का ले लेंगे।
ठीक है, तो आप अपने माइंड माइंड में सोचते हैं यार हिसाब तो मैंने सही किया है ना, तो ये नॉर्मल सी बात है, ये हर किसी के साथ होती है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है इसमें, क्या होता है ना, जिसको डिसकैलकुलिया है ना, वो बिल्कुल कर ही नहीं पाएगा, वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा उस चीज के अंदर। वो ऐसा नहीं है एक या दो बार कंफ्यूज होता है, वो हमेशा ही कंफ्यूज रहता है, ठीक है। तो उस बच्चे को क्या होता है, डिसकैलकुलिया होता है, वो बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, जो प्लस माइनस होते हैं ना वो भी वो नहीं कर पाता, ठीक है। इसका जो संबंध है इसका भी सक्सेस के साथ नहीं होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो लर्निंग डिफिकल्टीज है ना या डिसेबिलिटीज है ना, इनका सक्सेस के साथ, सफलता के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे आइंस्टीन है, जो वैज्ञानिक थे, उनका संबंध भी किससे है, डिसकैलकुलिया से। उनको भी बेसिक जो कैलकुलेशन है ना उनके अंदर प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या क्या दिया है, कितने सक्सेस हुए हैं वो, ठीक है। आगे देखिए, आगे आता है डिस्फेजिया या अफेजिया। अब ये क्या होता है, देखो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, ये किससे रिलेटेड है, आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड है, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से रिलेटेड। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझने से, वो कंप्रीहेंड नहीं कर पाएगा लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाएगा, उसको है ना लैंग्वेज को समझने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और यह भी किससे जुड़ा है, यह भी आपकी ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है ना, जो सेंटेंसेस जो होते हैं ना उनको टुकड़ों में तोड़कर पढ़ता है, वो कंप्लीट जो सेंटेंस है ना उसको एक बार में नहीं पढ़ पाएगा, वो क्या करेगा, इनको पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है, और उसके बाद उस चीज को समझने की कोशिश करेगा। जैसे हम छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, हम बोलते हैं ना कंप्लीट सेंटेंस को एक साथ मत पढ़ाओ, बच्चे को एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ाओ, ठीक है, और उस वर्ड का क्या करो, मतलब भी आप उसको समझाओ, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिस्फेजिया या अफेजिया, लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए आगे, आपकी डिसलेक्सिया हो गई, डिसग्राफिया हो गई, डिसकैलकुलिया हो गई और डिसफेजिया हो गई। ये जो चारों प्रॉब्लम्स है ना इनको लर्निंग डिसेबिलिटीज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट लर्निंग से, डायरेक्ट सीखने से जुड़ी होती हैं। देखो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटीज मिल जाएंगी आपको, ठीक है, लेकिन इन चारों को स्पेशली क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपकी लर्निंग से जुड़ी है, ठीक है। तो ये आप याद रखना इनमें से लर्निंग डिसेबिलिटीज कौन सी हैं, ये आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। तो आपको वहां पे पता होना चाहिए जो हमारी डायरेक्ट लर्निंग से रिलेटेड हो ना, उन्हीं को बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसके बाद आता है फिजिकल या सेंसरी डिसेबिलिटीज। फिजिकल का मतलब आप समझ गए, यानी कि आपकी बॉडी से रिलेटेड, और सेंसरी का मतलब क्या हो गई, जो आपकी इंद्रियों से रिलेटेड है, आपके ईयर हो गए, आपकी आईज हो गई, आपकी स्किन हो गया, आपका नोज हो गया, ठीक है। तो आपकी सेंसरी से रिलेटेड, ठीक है, आपकी जो सेंसेस है ना उनसे रिलेटेड जो होती है ना, आपकी इंद्रियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो कहलाते हैं सेंसरी डिसेबिलिटीज, ठीक है। अब आगे देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे फिजिकल डिसऑर्डर को, यानी कि जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है। जैसे देखिए, ये हमारी किससे जुड़े होते हैं, बॉडी से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे नंबर फर्स्ट है ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर। देखिए, आप जब हॉस्पिटल वगैरह के अंदर जाते हैं ना, किसी भी अस्पताल में आप जा रहे हैं तो वहां पे आप लिखा देखते हो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, ठीक है। यानी कि ऑर्थोपेडिक का मतलब होता है कि आपकी हड्डियों से रिलेटेड, हड्डियों को बोलते हैं अस्थि, ठीक है, अस्थि बोलते हैं हड्डियों को। तो ऑर्थोपेडिक का मतलब होता है आपकी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि आपकी हड्डियां क्या है, कमजोर हैं। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है ना उनको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर, यानी कि आपको हड्डियों की बीमारी है, ठीक है। देखिए क्या होता है ये, यानी कि बच्चों की हड्डियों से जुड़ा रोग, ये अच्छा पोषण न मिलने की वजह से होता है। जैसे क्या होता है, हड्डियों के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, यानी कि बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी है, बच्चे के अंदर फॉस्फोरस की कमी है, ठीक है ना। तो यानी कि उसको अच्छे से पोषण नहीं मिला, उसके खाने में क्या है, जो विटामिन या जो कैल्शियम वगैरह होते हैं वो अच्छे से नहीं मिल पाते बच्चे को। या फिर क्या हो सकता है, जब बच्चा है ना माँ के गर्भ में था तो उस टाइम उसको ये प्रॉब्लम हो गई, भाई माँ के अंदर अच्छे से कैल्शियम नहीं होगा, समझ रहे हो ना आप, या विटामिन की कमी होगी, तो उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, बच्चे के अंदर भी ये रोग हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है ना तब भी उसके अंदर क्या हो जाता है, ये रोग आ जाता है। अब देखिए, इसके बारे में आप एक चीज याद रखना, जब छोटा बच्चा होता है तो हम बोलते हैं ना छोटे बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं, 213, ये बताते हैं ना, और बड़े में कितनी होती है, 206, यही बोलते हैं ना। तो देखिए, जो छोटा बच्चा होता है ना उनकी हड्डियां मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। तो ये बोलते हैं जो ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर होता है ना, अगर आप छोटी एज है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, यानी चांसेस हैं कि ठीक हो जाएंगे, इसको बोलते हैं अर्ली इंटरवेंशन। इस वर्ड को आप याद रखना, अर्ली इंटरवेंशन। ये आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आप समझोगे कि इन वर्ड्स का, एक एक वर्ड्स का मतलब क्या है,
मैं क्यों इन चीज़ों को इस तरह से लिख रहा हूँ और इस तरह से समझा रहा हूँ। ये आप जब करोगे ना उस टाइम आपको समझ में आएगा, जब आप एमसीक्यू करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया अर्ली इंटरवेंशन का मतलब होता है जल्दी, छोटी एज के अंदर आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को क्योर कर सकते हो, उस चीज़ को ठीक कर सकते हो। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इस एज में बच्चे की जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियाँ होती है ना, वो सॉफ्ट होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ना तो जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत होती चली जाती हैं। तो उस टाइम फिर जो हड्डियों की प्रॉब्लम है ना उसको आप सही नहीं कर पाओगे। छोटी एज में मुलायम है तो इसलिए हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, सही भी हो सकती हैं आपकी जो बोन्स हैं वो। ठीक है, आगे देखिए, जो ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर है ना इसको तो बोलते हैं प्राइमरी डिसऑर्डर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिसऑर्डर। और इसके कारण यानी कि ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर के कारण अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिसेबिलिटीज या सेकेंडरी डिसऑर्डर। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नोट डाल के लिखा है। अगर किसी को ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर है तो ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर की वजह से कोई बच्चा कोई दूसरा काम नहीं कर पा रहा, तो ये बोल तब उन्होंने पूछा कि ये क्या है, ये क्या है, सेकेंडरी डिसेबिलिटी है। ठीक है, यानी कि एक प्रॉब्लम की वजह से आप दूसरा काम नहीं कर पाते हो, एक डिसऑर्डर की वजह से आप कोई दूसरा डिसऑर्डर शो करते हो, तो वो कहलाती है सेकेंडरी डिसेबिलिटी। आगे मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑर्थोपेडिक का मतलब आप समझ जाइए डॉक्टर। ओके, हड्डियों का डॉक्टर, आपकी बोन्स का डॉक्टर। ठीक है, आगे देखिए, जैसे जैसे इसमें आप चलो एग्जाम्पल भी देख लो आप। जैसे मैंने बोला ऑर्थोपेडिक है, भाई बच्चे की क्या है, जैसे उंगली लगा लीजिए आप। अगर बच्चे की जो उंगली की जो बोन्स होती है ना, हड्डियां होती है ना, उनमें प्रॉब्लम है, तो अब क्या होगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ना तो अगर उसकी उंगलियों में दिक्कत है तो नॉर्मल सी बात है उसको लिखने में भी दिक्कत आएगी। तो एक्चुअल में उसको था क्या, ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर था, यानी कि उंगलियों की हड्डियों में प्रॉब्लम थी। लेकिन उन उंगलियों की हड्डियों की प्रॉब्लम की वजह से वो क्या नहीं कर पा रहा, लिख नहीं पा रहा। तो उसको क्या आ गई है कि लिखने की प्रॉब्लम भी आ गई साथ में। तो इसको क्या बोलेंगे, लिखने की प्रॉब्लम को सेकेंडरी डिसेबिलिटीज बोलेंगे। ठीक है ना, आगे देखिए, नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो तो आप सबको पता होगा, भाई पोलियो हो गया, हम हमेशा से यूज करते हैं हम हमेशा से यूज करते हैं। ठीक है, पोलियो वगैरह के बारे में। ठीक है, पोलियो हो गया, तो ये देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिए किससे होता है, वायरस की वजह से होता है पोलियो। ठीक है, और ये इफेक्ट जो करता है ना वो बच्चे के हाथों पे, उसके लेग्स के ऊपर, इन सब चीज़ों पे करता है। आपने देखे होंगे ना काफ़ी, जैसे मूवीज़ के अंदर स्टार्टिंग में दिखा देते हैं या फिर आप डेली प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख लेते हो, क्या होता है ना वहां पे दिखाते हैं कि बच्चे है ना उसकी जो टांगे हैं, जो उसके लेग्स है ना या हाथ है ना एकदम पतले पतले हैं। बाकी उसका शरीर ठीक है ओवरऑल, लेकिन उसके सिर्फ और सिर्फ जो पैर है ना या जो हाथ है वो एकदम आपको एकदम छोटे छोटे पतले पतले दिखेंगे। तो उसका मतलब क्या है, उस बच्चे को क्या है, पोलियो की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए जो पोलियो का जो इलाज है ना वो पॉसिबल है, आप ये याद रखना, क्योंकि इसकी मेडिसिन आती है आपको पता है। ठीक है ना, जो देते हैं ना डॉक्टर्स वगैरह, या पोलियो का जो टीका लगता है, तो नॉर्मल सी बात है इसकी हम आपको वैक्सीन मिलती है पोलियो की। लेकिन देखो एक चीज याद रखो आप, इसको है ना जब ये हो जाता है ना उसके बाद इसको ठीक नहीं कर सकते, इसको रोका जा सकता है। इसलिए बोलते हैं पोलियो की जो खुराक है ना वो बिना बीमारी की तो दी जाती है, हर बच्चे को दी जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर ये हो जाता है ना तब उसको ठीक नहीं किया जा सकता, होने से पहले इसको रोका जा सकता है। तभी तो बोलते हैं हर बच्चे को क्या पिलाओ, पोलियो की वैक्सीन दिला के लेके आओ। क्यों, क्योंकि ये बीमारी अगर आ गई ना तो ठीक नहीं होगी, इसको आने से पहले रोका जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद आती है सीजर डिसऑर्डर, यानी कि दौरे पड़ना। दौरे पड़ना, ठीक है, अब दौरे क्या होते हैं भाई, दौरे आपको पता होगा, भाई बच्चा है वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है, ठीक है, या उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसकी जैसे जो टीथ वगैरह हैं वो बंद हो जाएंगे, तो हम बोलते हैं ना यार दौरा दौरा पड़ गया। हम काफ़ी बोलते हैं ना, चम्मच वगैरह का भी यूज़ करते हैं हम, उसके टीथ के बीच में दे देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दौरे पड़ना। तो ये भी किससे रिलेटेड है, ये आपके ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका ब्रेन है, भाई आपको पता है जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी हम करते हैं ना, तो जैसे आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो तो वो चीज़ गर्म है या ठंडी है ये कोई स्किन थोड़ी ना बताती है हमें। स्किन क्या करती है, वो सिग्नल हमारे माइंड के पास भेजती है, दिमाग के पास, हमारे ब्रेन के पास, और ब्रेन इस चीज़ को बताता है कि भाई ये चीज़ गर्म है, इसको आपको टच नहीं करना है। ठीक है, तो इस डिसऑर्डर के अंदर पता है क्या होता है, जो सिग्नल होते हैं ना जो ब्रेन के पास भेजे जाते हैं, वो सिग्नल ब्रेन जो है वो अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि ब्रेन का एक जो हिस्सा है वो आपका अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, किसी वजह से उस हिस्से के अंदर क्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो वो सिग्नल अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता है, तो इसको बोलते हैं दौरे पड़ना। तो ये भी किससे रिलेटेड है, आपके ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है भाई, आप जो टीचर है ना उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी स्टूडेंट्स के बीच में रहता है।
किसी ना किसी को हो सकता है ये प्रॉब्लम मिल जाए। तो टीचर को इस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और उस टाइम क्या क्या उसको करना चाहिए ना, इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। भाई जैसे आप बच्चों के पास कोई नुकीली चीज़ मत रखिए, ठीक है ना, हो सकता है वो उससे अपने आप को चोट पहुंचा ले, ठीक है ना। आप जब बच्चे को दौरा पड़ रहा है और आपको लग रहा है कि भाई बच्चे के जो टीथ है ना वो एकदम टाइट बंद होने वाले हैं, तो आप क्या कीजिए, ऐसी चीज़ डाल दीजिए उनके दांतों के बीच में, जैसे फोम वगैरह हो गया, ताकि बच्चे के जो टीथ है ना उनको भी नुकसान ना पहुंचे। समझ रहे हो आप? तो आपको इस टाइप की चीजें, तो यानी एक टीचर को इन सब चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, ताकि ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो टीचर क्या कर सके, उसको हैंडल कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है सेरेब्रल पैलिसी, यानी कि प्रमस्तिष्क घात। यानी कि आपके प्रमस्तिष्क घात, घात का मतलब आप समझते होंगे कहीं ना कहीं डैमेज होना, पैलिसी डैमेज होना, ठीक है। यानी कि बच्चे के ब्रेन का जो एक हिस्सा है ना, एक जो पार्ट है ना, वो डैमेज हो गया है, या तो बच्चे के जन्म से पहले या जन्म के बाद। और मैक्सिमम ऐसा होता है बच्चे के जन्म के टाइम। उस टाइम क्या होता है ना, जो बच्चे का ब्रेन है ना उसको सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो हम देखते हैं ना, बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है तो वो आते ही रोने नहीं लगता, उसके पीठ के ऊपर मारना पड़ता है, तब वो क्या करता है, रोना स्टार्ट करता है, सांस लेना स्टार्ट करता है। तो अगर ये प्रक्रिया, अगर बच्चा है ना इस प्रोसेस को जल्दी नहीं करेगा ना, तो क्या होगा, वो सांस तो ले नहीं रहा और वो पैदा हो चुका है, जन्म उसका हो चुका है, तो बच्चे का जो माइंड है ना उसके पास सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। और अगर उस टाइम ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंची ना कहीं किसी ना किसी हिस्से में क्या हो जाएगा, उसके में प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई ना कोई हिस्सा उसके ब्रेन का क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेरेब्रल पैलेसी। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे के जो ब्रेन का एक पार्ट है ना वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्रोस मोटर स्किल्स एंड स्मॉल मोटर स्किल्स। ठीक है, या इसको हम फाइन भी बोल देते हैं, फाइन मोटर स्किल्स, फाइन FINE, फाइन, ये वहां पर आपको लिखा दिखेगा, ऑप्शंस के अंदर आपको ये लिखे हुए मिलेंगे, ग्रोस मोटर स्किल्स या फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस का मतलब होता है आपके जो मसल्स है ना, ये मसल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पहले तो आप ये समझिए कि मोटर स्किल्स का मतलब ये होता है आपकी मसल्स से रिलेटेड, M से मोटर और M से मसल्स। ठीक है, तो ग्रोस मोटर स्किल्स का मतलब आपकी लार्ज मसल्स यूज है उसके अंदर, और स्मॉल मोटर स्किल्स का मतलब आपकी स्मॉल मसल्स का यूज हो रहा है वहां पे। ठीक है, उनको क्योर करने के अंदर आपके किसका, स्मॉल मसल्स का। जैसे आपको से मैं पूछता हूं, आप किसी हैवी बैग को उठा रहे हो या कोई भी हैवी चीज है उसको आप उठा रहे हो, तो आप किसका यूज कर रहे हो, आपकी ग्रोस मोटर स्किल्स का यूज कर रहे हो या स्मॉल का। भाई देखिए, आप एक चीज को याद रखिए, किसी भी भारी वेट को उठाने के लिए, ठीक है, इस टाइप की कोई भी चीजें करते हैं, तो आप किसी भारी चीज को उठा रहे हो, धक्का दे रहे हो, ठीक है, इस टाइप के अंदर आपकी हाथ पैर ये चीजें यूज होती हैं, यानी कि वो आपकी क्या है, ग्रोस मोटर स्किल्स हैं, लार्ज मसल्स हैं। अब सेकंड में देखिए, आप जैसे लिख रहे हो, आप किससे लिखते हो, आप उंगलियों से लिखते हो ना, एकदम आराम से धीरे धीरे लिखते हो ना, तो ये क्या है, ये आपकी स्मॉल या जो स्मॉल मोटर स्किल्स है ना उनके अंदर आएगी ये आपकी। ठीक है, क्योंकि आपकी स्मॉल जो मसल्स है ना वो यूज हो रही हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉब्लम। अब मैंने दूसरा लिखाया था आपको सेंसरी प्रॉब्लम। सेंसरी का मतलब आपकी इंद्रियों से रिलेटेड, ठीक है ना, आपके सेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं वो देखिए आप। सबसे पहले आता है विजुअल डिसऑर्डर। विजुअल का मतलब होता है देखना, यानी कि आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही है। अब इसमें भी कई टाइप होते हैं, जैसे एक तो हो सकता है भाई जो बच्चा है वो कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो, यानी कि उसको बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता हो। ठीक है, तो इन बच्चों को क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा, इनका ब्रेन थोड़ी ना खराब है, यही ऐसा थोड़ी ना कि भाई ये सीख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ ये देख ही तो नहीं पा रहे ना। तो ऐसे जब बच्चे होते हैं ना आपकी क्लास में, तो आप क्या करो, आप उनके लिए ब्रेल बुक्स का यूज कीजिए। आपने ब्रेल लिपि सुनी होगी ना, जो स्पेशली जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके लिए यूज की जाती है। भाई जो स्लेट है या जो किताबें आती है ना वो गुदी हुई आती हैं, गुदी हुई मतलब वो इस तरीके से बनाई जाती हैं, बच्चा उनको टच करेगा ना तो समझ जाएगा, उसके ऊपर टच करने के बाद भाई ये A लिखा हुआ है या B लिखा हुआ है। तो आप ब्रेल बुक्स का यूज करो, आप ऑडियो बुक्स का यूज कीजिए, या फिर आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना तो उस लेक्चर को आप रिकॉर्ड करो, और वो रिकॉर्ड लेक्चर है ना वो आप ब्लाइंडनेस बच्चे को सुनाइए। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है, इनको भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, आपको ऐसे बच्चे की जो सोशल स्किल्स है ना उनके ऊपर काम करना है। अगर बच्चा है ना वो मतलब अनकंफर्टेबल फील ना करे बच्चों के बीच में, वो कंफर्टेबल रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्शियल ब्लाइंडनेस। पार्शियल ब्लाइंडनेस का मतलब होता है आंशिक अंधापन, यानी कि आपको दिखता है बस सिर्फ इतना फर्क है, आप क्लियर नहीं देख पा रहे, आप धुंधला दिखता है आपको। तो ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे के अंदर क्या होता है ना, बच्चे को हमेशा आगे बैठाना चाहिए क्लास में, ताकि बोर्ड उसके पास रहे और वो चीजों को क्लियरली देख सके। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि बच्चे को दिन में अच्छे से दिखाई देगा,
कंप्लीटली दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे रात होने लगेगी ना उसको दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब हो गया रात को दिखाई नहीं देना, और ये होता है विटामिन ए की वजह से। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम के अंदर क्या कीजिए आप, अगर बच्चे को विटामिन ए वाली जो भी चीजें हैं ना वो उनको आप ज्यादा से ज्यादा खिलाइए। ठीक है ना, तो इससे आप नाइट जो ब्लाइंडनेस है उस रोग को क्या कर सकते हो, आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, आगे है कलर ब्लाइंडनेस। अब देखिए आप नाम से समझ रहे हो, अब बच्चा क्या करेगा, कलर्स को नहीं पहचान पाएगा। और ये जब मैंने हेरिडिटी टॉपिक पढ़ाया था ना, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट टॉपिक, वहां पे भी मैंने आपको बताई थी ये चीज, जो कलर ब्लाइंडनेस है ना वो किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेरिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यानी कि किसी के पूर्वजों के अंदर, फोर फादर्स के अंदर, पिछली जनरेशन के अंदर अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम थी तो उसके चांसेस हैं कि वो आने वाले बच्चों के अंदर भी किसी ना किसी के अंदर पक्का मिलेगी। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम चश्मा लगाकर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या हो सकता है भाई, बच्चे को लो विजन हो सकता है, भाई वही पार्शियली के अंदर आ गया, पार्शियली साइटेड, वही नॉर्मल सी बात है, मैं वो आपको ऊपर बता चुका हूं। अब भाई बच्चा क्या है, पार्शियली ब्लाइंडनेस है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आती है आपकी ऑडिटरी प्रॉब्लम। ऑडिटरी का मतलब होता है जैसे ऑडियो, आप याद रखिए ऑडियो। ठीक है, यानी कि आपको सुनने में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेम चीजें हैं। भाई बच्चे क्या हो सकता है, कंप्लीट डीफनेस हो, यानी कि बच्चा बिल्कुल ही नहीं सुन पाता हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में आप बच्चे को सिखाओगे, आप बच्चे को रीड यानी लिप रीडिंग सिखाओगे, आपके होठों को पढ़ेगा बच्चा। तो ऐसी सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए, भाई टीचर को एकदम स्लो और क्लियर बोलना है, ताकि बच्चा आपके होठों को पढ़े, आपके जो लिप है ना उनको रीड करे। अगर जो टीचर है वो सामने ये बोल रहा है वो उस चीज को समझ पाए। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को आप लिप रीडिंग सिखाइए, यानी कि आप टीचर है ना जो वो स्लो बोलेगा और क्लियर बोलेगा तो बच्चे अपने आप लिप रीडिंग करने लग जाएंगे, भाई जो टीचर है वो ये चीज बोल रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है पार्शियल डिफनेस, यानी कि आप आंशिक बहरापन है आपके अंदर। तो आंशिक बहरापन है तो उसको आप क्या करोगे, भाई नॉर्मल सी बात है, मशीन्स वगैरह आते हैं उनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, उस चीज को ठीक कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, देखिए ये मैंने इसी के अंदर बताया था, जो लिप रीडिंग है ना, या फिर आप साइन लैंग्वेज का यूज कीजिए। बच्चे हैं ना, अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा तो आप साइन लैंग्वेज का यूज करके भी बच्चे क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और ऐसे बच्चों को हमेशा क्या करिए, क्लास के अंदर आगे बैठाइए। ठीक है, पर नॉर्मल सी बात है, अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डिसेबिलिटी है ना तो वैसे भी आप उसको आगे ही बैठाइए, ताकि आप उसके ऊपर अलग से थोड़ा सा ध्यान दे सकें। ठीक है ना, आगे आती है हमारे पास मोटर स्किल्स डिसऑर्डर, यानी कि गतिक कौशल, यानी कि आपकी जो मसल्स है ना, मोटर का मतलब मैंने क्या बताया था, मसल्स बताया था, यानी कि आपकी मांसपेशियों से रिलेटेड, आपकी मसल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी वो सब काम जिनके अंदर आपको अपनी मसल्स का यूज करना पड़ता है वो आती है मोटर स्किल्स के अंदर। ठीक है, अब जैसे आप लिखते हैं या आप चलते हैं या दौड़ते हैं तो किन का यूज करते हैं, आप हैंड की, पैर की। ठीक है, इनकी सभी की तो मसल्स का यूज करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं मोटर स्किल्स डिसऑर्डर। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, देखिए एक आता है अप्रेक्सिया, APRAXIA, अप्रेक्सिया। इसमें क्या होता है, ये आपकी जो बोलने वाली मसल्स है ना उनके अंदर प्रॉब्लम होती है, यानी कि बच्चा सही तरीके से क्या नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता है। अब इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे एक है डिस्प्रेक्सिया। अब डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, ये होता है सिर्फ और सिर्फ आपकी मोटर स्किल्स से रिलेटेड होगा, जैसे बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, फिजिकल कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएगा अच्छे से। ठीक है ना, उसको चीजों को पकड़ने में, यूज करने में क्या होगी, फिजिकली प्रॉब्लम होगी। तो ये आपकी मोटर स्किल्स से रिलेटेड, आपकी मसल से प्रॉब्लम है। ठीक है, एक आता है डिस्थेरिया, इसमें क्या होता है, ये आपकी मोटर स्पीच से रिलेटेड है। मोटर स्पीच का मतलब क्या हो गया, आपके बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपकी जो बोलने की मसल्स है ना वो क्या है, कमजोर है। ठीक है, इसलिए आप सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है, वो कमजोर हो गई आपकी मसल्स, बोलने वाली है। तो ये आती है अप्रेक्सिया के अंदर। तो अगर आपके पास ये है अप्रेक्सिया किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है मोटर स्किल्स का डिसऑर्डर है। अगर इसके अंदर भी वो पार्ट में पूछ ले, अगर डिस्प्रेक्सिया क्या है तो आप उसको मोटर स्किल्स से रिलेटेड बताओगे, यानी कि मसल से रिलेटेड बताओगे। लेकिन डिस्थेरिया पूछ ले तो उसको आप क्या लिखोगे, मोटर स्पीच के अंदर लिख के ले जाओगे। ठीक है, यानी कि वो आपकी बोलने से प्रॉब्लम, आपकी लैंग्वेज है ना वो आप सही से यूज नहीं कर पा रहे हो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आपकी स्पीच से रिलेटेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वही चीज आ रही है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। इनका भी टाइप होता है, अब बच्चे कैसे कैसे नहीं बोल पाते, उनको भाषा बोलने में किन किन चीजों में दिक्कत आती है, तो इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होते हैं, अलग से होते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है आर्टिकुलेट डिसऑर्डर। आर्टिकुलेट का मतलब होता है आपके बोलने का तरीका, आप जो उच्चारण करते हो ना, आप जो बोलते हो ना वो चीज। ठीक है, तो आर्टिकुलेट डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर उच्चारण दोष।
यानी कि किसी साउंड के अच्छे से न बोल पाने के कारण, जैसे बच्चा क्या करेगा, जग को वग बोलेगा। भाई हम देसी लैंग्वेज बोलते हैं ना यार, बच्चा तो है ना काबा, काबा बोलते हैं ना देसी लैंग्वेज में, यार बच्चा तो है ना काबा बोलता है, हमारी साइड भाई काबा बोलते हैं, ठीक है। तो जग, जग को क्या करेगा बच्चा, वग बोलेगा। रैबिट को क्या बोलेगा, वेबिट बोलेगा, ठीक है। आप बच्चे को बोलोगे भाई किसी को नमस्ते करना है, तो वो नमस्ते सही तरीके से नहीं बोल पाएगा, वो क्या बोलेगा, वमस्ते, ठीक है। राम को वो वाम कहेगा, राम राम करने को बोलोगे ना तो वाम वाम करेगा, वाम वाम, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, वो सही तरीके से बोल नहीं पा रहा, जो साउंड है ना वो अच्छे से क्लियरली बोल नहीं पाता, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है ना, उनके ठीक होने के चांसेस है ना थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, आपको पता लगने लग जाता है। अगर वो बच्चा बड़ा हो रहा है और उसके बाद भी अगर वो क्लियरली नहीं बोल पाता ना, तो हम लोग समझ जाते हैं कि भाई इसकी आर्टिकुलेट डिसऑर्डर है, उसके उच्चारण जो है ना उसके अंदर दोष है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लुएंसी डिसऑर्डर। फ्लुएंसी का मतलब आप समझते होंगे, यानी कि बच्चा फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा, उसकी जो नॉर्मल स्पीड है ना उस स्पीड से बच्चा बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। इस टाइम बच्चा क्या करेगा, या तो स्टैमरिंग करेगा, इसको याद रखना आप इन वर्ड्स को, या तो स्टैमरिंग करेगा। स्टैमरिंग का मतलब होता है हकलाना, बच्चा बोलते टाइम क्या करेगा, हकलाएगा। किसकी वजह से, या तो उसको एंजाइटी है या वो स्ट्रेस है, इन सब चीजों की वजह से क्या करेगा बच्चा, हकलाता है, स्टैमरिंग करता है, ठीक है। या फिर बच्चा स्टेटरिंग करेगा। स्टेटरिंग का मतलब होता है तुतलाना, बोलते हैं ना हर छोटा बच्चा तुतलाता है, लेकिन बड़े होने के बाद भी अगर वो तुतला रहा है ना, तो यानी कि उसको क्या है, उसको स्टटरिंग की प्रॉब्लम है, उसको स्पीच डिसऑर्डर है, उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है। अगर नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ प्रॉब्लम ठीक हो गई तो ठीक है, अगर ठीक नहीं हो रही है बड़ा होने के बाद तो यानी कि उसको क्या है, डिसऑर्डर है, ठीक है। और इन प्रॉब्लम्स को आप प्रैक्टिस से सही कर सकते हो। थेरेपिस्ट है ना वो थेरेपी देते हैं, ठीक है। तो आप थेरेपी के लिए बच्चे को लेके जाइए, तो वहां पे क्या करेंगे, वो बच्चे की जो टंग होती है ना उसकी एक्सरसाइज करवाते हैं, ताकि बच्चा सही तरीके से क्या करे, बोल पाए। तो थेरेपिस्ट होते हैं ना वो करवाते हैं इन चीजों की प्रॉब्लम ठीक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है आपका वॉइस डिसऑर्डर। वॉइस डिसऑर्डर का मतलब, यानी कि आपकी जो वॉइस है ना, आपकी जो आवाज है ना, वो क्या है, वो सही नहीं है। सही नहीं का मतलब, या तो आपकी आवाज भारी है या बहुत ही पतली आवाज है। कई बार हम देखते हैं ना भाई, जैसे नॉर्मल बोला जाता है, जो वोमेन होती हैं, जो फीमेल होती है, उनकी आवाज़ क्या होती है, पतली होती है, बहुत ही तेज होती है, ठीक है, और बहुत ही पतली होती है। और जो आदमी जो होते हैं, मेंस जो होते हैं, उनकी आवाज़ क्या होती है, उनकी आवाज़ में भारीपन होता है, ठीक है। तो यानी आवाज़ का भारी या पतला होना, ज़्यादा भारी और ज़्यादा पतला होगा ना तो ही प्रॉब्लम होगी, नॉर्मल होने से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वॉइस डिसऑर्डर का मतलब है वो ज़्यादा ही पतली या ज़्यादा ही भारी आवाज़ है। इसलिए जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ जो मेरे को पता है। तो रानी मुखर्जी है ना, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, तो उनके अंदर, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया था, अगर जब मैं स्टार्टिंग में फिल्म इंडस्ट्री में आई थी ना, तो मेरी आवाज़ की वजह से मैं इग्नोर हुई थी, कि उनकी आवाज़ है ना भारी आवाज़ है थोड़ी, तो उनको इनकी आवाज़ की वजह से भी रिजेक्ट किया गया था, ठीक है ना। तो वॉइस डिसऑर्डर का मतलब क्या है, आपकी आवाज़ का भारी होना या आपकी आवाज़ का पतला होना, ठीक है। अब आगे क्या करोगे आप, देखिए आपको क्या करना है, अगर आपकी क्लास में इस टाइप के अगर बच्चे हैं ना, तो आप इस चीज को याद रखिए, ऐसे जो बच्चे हैं ना उनका मजाक नहीं उड़ाया जाए। भाई बच्चा बोलने में प्रॉब्लम फील कर रहा है, तो अगर बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे ना तो बच्चा लो फील करेगा, वो पढ़ाई से ही कट होने लग जाएगा, वो क्लास में आना ही बंद कर देगा। तो एज ए टीचर आपको क्या करना है, आपको बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पे ई आएगा भाई, थोड़ी सी मिस्टेक है। बच्चे को इमोशनली आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। आप ध्यान रखना कि उसका क्या ना हो पाए, कोई भी बच्चा मजाक न उड़ा पाए। क्यों, क्योंकि बच्चे कंफर्टेबल फील करें या बच्चे क्या हो, कॉन्फिडेंट रहें बच्चे, ठीक है ना। तो ये हमारा था पार्ट 1। इसके जस्ट बाद पार्ट 2 लेके आऊंगा मैं, वो आपको आफ्टरनून में 2 या 3 बजे तक पार्ट 2 भी मिल जाएगा। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो से कितनी भी लेंदी हो जाए मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए मेन चीज ये है, जो कंटेंट है ना वो बेस्ट होना चाहिए, कि आप पढ़ें और वो चीज़ आपको एग्जाम के अंदर मिले, आपको प्रॉब्लम ना आए चीज़ों को करने में, ठीक है। मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियोज आपको टाइम पर मिल सके, ठीक है। आपको पीडीएफ चाहिए, आप नहीं चाहते कि आप नोट्स बनाएं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप इन पीडीएफ को 4 से 5 बार रिवाइज कीजिए अच्छे से, उसके बाद एमसीक्यू कीजिए आप, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।